पहले समझेंगे अपन दो चीजें। साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, और एक होती है बेटा जी ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम हस्तांतरण आय क्या होती है? हस्तांतरण आय क्या होती है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम? फैक्टर कॉस्ट या फिर ट्रांसफर इनकम? फैक्टर इनकम कर लीजिए, साधन आय। साधन आय, साधन आय क्या होती है और हस्तांतरण आय क्या होती है? इसका डिफरेंस पेपर में कभी पूछा जाता है। क्या होती है फैक्टर इनकम और क्या होती है ट्रांसफर इनकम? तो भैया फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है, पहले इसके विषय में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ाते काम को। देखिए फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है? देयर आर 4 फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक। 4 हमारे साधन होते हैं। 4 साधन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। भूमि, पूंजी, साध और संगठन। भूमि, पूंजी, श्रम और साध। भूमि, पूंजी, श्रम एवं साध। संगठन ही सबका संगठन किया जाता है, इसके 4 फैक्टर ही होते हैं। कितने साधन होते हैं? 4 ही साधन होते हैं। 4 ही साधन होते हैं। आई बात समझ में? तकनीकी तो सब शामिल हो जाएगा उसके बाद। उत्पादन कितने साधन होते हैं? 4। उत्पादन के 4 साधन कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और साध। आई बात समझ में? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेन्योर। अच्छा, हम लैंड के बदले क्या पेमेंट करते हैं बेटा? यदि हमने किसी व्यक्ति की लैंड ली, उसके बदले क्या देते हैं? रेंट, किराया देते हैं। ये बता चुका मैं आप लोगों को। यदि आपने किसी व्यक्ति की कैपिटल ली हुई तो क्या पेमेंट करते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। इसी प्रकार से यदि आपको यहाँ कोई वर्कर काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, तो क्या लेते हैं आप? वेजेज या फिर मजदूरी देते हैं। आई बात समझ में? और यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एंटरप्रेन्योर किया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो एंटरप्रेन्योर करता है, उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। यही होती है साधन आय। ये क्या होती है बेटा आपकी? साधन आय। साधन आय 4 ही होती है। आई बात समझ में? एक बात और होता है, जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो राष्ट्रीय आय की गणना में, बातों गौर सुनिएगा, राष्ट्रीय आय की गणना में केवल और केवल फैक्टर इनकम या साधन आय को ही सम्मिलित किया जाता है। हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। तो सर हस्तांतरण आय क्या होती? ट्रांसफर इनकम क्या होती? ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है ऐसी आय जो आपको किसी साधन के बदले प्राप्त नहीं हुई, अन्य क्रियाओं से प्राप्त हुई। किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, आपने किसी के बदले मेहनत किया गया नहीं, आपको गिफ्ट मिल गया, विदेश से आपको गिफ्ट मिल गए। आई बात समझ में? कोई दान, डोनेशन हो गया। दान डोनेशन 2 वे होता है क्या? नहीं, आपने डोनेशन दे दिया, उससे आपको इच्छा नहीं। बात समझ आ गई? तो इस प्रकार की जो आय होती है बोलते हैं हस्तांतरण है। क्या बोलते हैं? हस्तांतरण है, ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। पूरे एक बार ध्यान सुनिए। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम ऐसी इनकम होती है जो किसी व्यक्ति को सेवाओं को देने के बदले प्राप्त होती है। जब हम सर्विस किसी व्यक्ति को देते हैं तब हमको क्या होती है? प्राप्त होती है। कितनी होती है फैक्टर इनकम? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले क्या देते हैं? रेंट। लेबर को वेजेज या सैलरी। इसी प्रकार से कैपिटल में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। इसी प्रकार से उसमें क्या मिलता है बेटा आपका? इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, लाभ मिलता है। समझ में आएगा? तो ये होती कौन सी इनकम? फैक्टर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है? ट्रांसफर इनकम एक ऐसी इनकम जिसको आप सर्विसेज तो नहीं देते हो पर आपको मिल जाती है। जैसे किसी से डोनेशन मिल गया, आई बात समझ में? डोनेशन, दान हो गया, गिफ्ट हो गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपकी? हस्तांतरण। कौन सी आय होती है? हस्तांतरण। आई बात समझो। ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन क्या है?
आप बुढ़े हो गए तो क्या देश के ऊपर कोई उपकार कर रहे? कोई उपकार नहीं कर रहे। पर सरकार आपको कौन सा पेंशन दे रही? ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन किसमें आएगा? ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम में? ट्रांसफर इनकम किसमें आएगा? ट्रांसफर इनकम में आएगा, क्योंकि आप ओल्ड एज पे हैं तो आप सरकार क्या कर रही है? ट्रांसफर इनकम दे रही है। इसी प्रकार से यदि मान लिया पेंशन पाते हैं, आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या आपने आर्मी में काम किया, आपको पेंशन मिलती है, कौन सी इनकम करेंगे? ट्रांसफर इनकम, फैक्टर इनकम? नो, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्यों कहलाएगी? क्योंकि आपने जब काम किया ना, आर्मी के अंदर काम किया, तब तो पैसा मिल रहा है, वो पेंशन मिल रही थी। आर्मी के अंदर आप काम नहीं करते तो आपको नहीं मिलती। पर ओल्ड एज पेंशन जो होती है वो यदि आप बुढ़े हो तो मिल ही रही। समझ में आई बात? तो ओल्ड एज पेंशन कौन सी इनकम होती है? हस्तांतरण आया, ट्रांसफर इनकम। पर जो पेंशन होती है वो क्या होती है आपकी? फैक्टर इनकम होती है। आई बात समझ में? तो फैक्टर इनकम कभी टू वे होती है, बाइलेटरल होती है। आई बात, द्विपक्षीय अंतरण होता है। द्विपक्षीय अंतरण कैसे होता है कि भाई हम किसी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उसके बदले ही पैसा मिल रहा है। जैसे मैंने आपको सर्विसेज, तब मुझे आप पैसा दो, ये टू वे कम्युनिकेशन हुआ यहाँ पास। आई बात समझ में? और जो हस्तांतरण आय होती है वो वन वे होती है। आप किसी को कुछ सर्विसेज नहीं देते हो पर आपको पैसा क्या हो जाता है? मिल जाता है, तो उसके बोलते हैं अपन हस्तांतरण। तो हस्तांतरण समझ में आई क्या होती है? ट्रांसफर इनकम समझ में आई क्या होती है? इनका डिफरेंस समझ में आ गया? उन्हें मैं आपको समझा देता हूँ। साधन आय क्या होती है? जो हमको साधनों को भुगतान करने के पेमेंट करना पड़ता है। जब हम सेवाएं लेते हैं साधनों को, तो भुगतान करना पड़ता है। हस्तांतरण आय क्या होती है? ये ऐसी आय होती है जिसके बदले कोई भुगतान नहीं करते हैं। आई बात समझ में? हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ट्रांसफर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट फैक्टर इनकम इज आल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पर जो आपकी साधन आय होती है उसको किसमें शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। तो ये जो साधन आय होती है दो वे होती है, बाइलेटरल होती है। किसी को आप कोई सर्विसेज देते हो तब आपको पैसा क्या होता है? मिलता है। और जो ट्रांसफर इनकम होती है वन वे होती है, बाइलेटरल। आई बात समझ में? मोनोलेटरल होती है, मतलब एक बार में क्या हो जाती है? आपको पैसा प्राप्त हो जाता है, आपको सर्विसेज देना नहीं होता। ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज ये समझ में आया? फिर मैंने आपको उदाहरण बता दिए। उदाहरण जैसे कितने होते हैं? 4। इसकी होती है 4 होती है। उसमें क्या क्या हो सकता है? उसमें वृद्धा पेंशन हो गया, गिफ्ट हो गए, डोनेशन हो गया, और क्या हो सकता है? पेंशन। यदि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है आपको, आप बेरोजगार है, सरकार ने आपको अनएम्प्लॉयमेंट, लाडली बहना योजना, आप बहना है, आपको सरकार पैसा दे रही 1500 रुपया, तो किसका पार्ट हो गया? हस्तांतरण आय का पार्ट हो गया। अब बहने हैं तो है, वो कुछ कर थोड़ी रही है, सरकार को कुछ सेवाएं थोड़ी दे रही है, इसकी बदली वो पैसा मिल रहा है। समझ में आई बात? शरद कहेगा इसके पीछे पड़ी हुई है, आपको नहीं मिलता क्या? पर बात जो है वो बताई जा रही है, सच्चाई। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? ट्रांसफर इनकम समझ में आ गई? क्या होती है ट्रांसफर इनकम? साधन आय क्या होती है? साधन आय पूछ रहे हैं, उधर ट्रांसफर इनकम बोल रहे हैं। ये तो पूछ रहे हैं। साधन आय जो सेवाओं को लेने में प्राप्त होती है। कितने साधन होते हैं? 4 साधन और पूंजी और साफ पूंजी क्या होता है? लाभ। पूंजी क्या है? उदाहरण बताओ। पेंशन मिलना और वही है चार मैंने बताया, साढ़े 4 पर जो पेमेंट होगा वो क्या होगा? एग्जाम्पल दिया वही बताया क्या होती है बेटा ट्रांसफर? जो ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम आपको समझ में आ गई? कोई समस्या? दिमाग को चलिए, ये समझ में आ गई आप लोगों को? अब दो चीजों पर बात करेंगे, एक होती है डोमेस्टिक इनकम, एक होती है नेशनल इनकम। इसके विषय पर समझने का प्रयास करेंगे। क्या होती है डोमेस्टिक इनकम और क्या होती है नेशनल इनकम? ठीक बेटा? एक होती है
राष्ट्रीय आय और एक होती है घरेलू आय। एक होती है राष्ट्रीय और एक होती है घरेलू आय। इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले समझेंगे घरेलू आय। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय। क्या होती है डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय क्या होती है? देखिए घरेलू आय क्या होती है? भारत पर ऐसा बढ़ाना चाहता हूं, पाकिस्तान के कब्जे पर। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, ध्यान सुनिए। क्लियर है? हमारे राजनीतिक सीमाओं के अंदर, हमारे राजनीतिक सीमाओं के अंदर, पॉलिटिकल लाइंस के अंदर, हमारी राजनीतिक सीमाओं के अंदर यह उत्पादन चाहे किसी भी कंपनी के द्वारा किया जाए, वह हमारे डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, उसने उत्पादन किया, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी उसने उत्पादन किया, आई बात समझ में? एक कंपनी है आपकी, मान लीजिए नेस्ले, उसने उत्पादन किया। क्लियर हो गई बात? एक कंपनी है मान लीजिए अडानी पावर, उसने उत्पादन किया। हमारी सीमाओं के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, हमारी राजनीतिक सीमाओं के अंदर, घरेलू सीमा के अंदर यह उत्पादन चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जाए, चाहे वो रेसिडेंट हो हमारे देश का, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, आई बात समझ में? चाहे निवासी हो चाहे अनिवासी हो, इससे मतलब नहीं होता। यदि हमारे देश के अंदर किसी भी प्रकार का उत्पादन होता है तो उसको डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। किसका पार्ट माना जाएगा? डोमेस्टिक इनकम, घरेलू आय का भाग माना जाएगा। बात समझ में आई? घरेलू आय का भाग क्या होगा? हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर चाहे कोई भी व्यक्ति उत्पादन करे, चाहे हमारा निवासी हो चाहे वो अनिवासी, रेसिडेंस हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, कोई भी व्यक्ति हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर, देश की इकोनॉमी के अंदर क्या करता है? उत्पादन करता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? घरेलू आय। आई बात समझ में? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? नहीं, ये समझ में आ गया ना? दिमाग में क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा राष्ट्रीय आय क्या होती है। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम क्या होती है? इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान समझिएगा। राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय में क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एक ऐसी आय जो हमारे देश के निवासियों के द्वारा कमाई गई हो। यह मायने नहीं रखता कि यह उत्पादन हमारे देश के अंदर हुआ है कि हमारे देश के बाहर हुआ है, उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। एग्जांपल से बात को क्लियर करते हैं। जैसे ये बताइए, रिलायंस कहाँ की कंपनी? भारत की कंपनी, आई बात समझ में? माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की कंपनी? अमेरिका कंपनी, आई बात समझ में? अब देखिए, यदि रिलायंस ने पैसा कमाया तो हमारे यहाँ के निवासी व्यक्ति है, पैसा यही रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन यदि जो पैसा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने कमाया, क्या हमारे यहाँ के निवासी नहीं? हमारे यहाँ के निवासी कंपनी है नहीं, रेसिडेंट कंपनी नहीं, तो पैसा कहाँ ले जाएगी? अमेरिका ले जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? इसी प्रकार से मान लीजिए रिलायंस कंपनी अमेरिका में काम करती है, आई बात समझ में? अडानी पावर कंपनी काम करती है कहाँ? अमेरिका में। तो यदि ये लोग अमेरिका में पैसा कमाएंगे तो लाएंगे इंडिया में लाएंगे, आई बात समझ में?
अडानी पावर कंपनी पैसा कमाएगी तो कहाँ जाएगी? इंडिया में। बात समझ में आई कि नहीं? राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जाएगा? ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रीय आय में उसी आय को सम्मिलित किया जाएगा जो आय हमारे देश के निवासियों के द्वारा हमारे देश में कमाई गई हो, जो दूसरे देशों में कमाई गई हो, वो हमारे राष्ट्रीय आय का भाग माने। और कौन सी आय? साधन लागत की आय, उपहार गिफ्ट नहीं। कौन सी आय? साधन लागत की आय। बात समझ रहे हैं? फैक्टर के बल्दी जो हमने 4 बताए वही चीज साधन लागत शामिल किया जाएगा, अन्य आय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है? अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूं, उन क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा और बताइए कि घरेलू आय है कि वो राष्ट्रीय आय। आई बात समझ में? ध्यान सुनिए। पहली चीज, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमारे देश के अंदर उत्पादन किया। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने हमारे देश के अंदर उत्पादन किया। घरेलू आय में सम्मिलित करेंगे, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे? हमारे देश राष्ट्रीय आय। घरेलू आय ना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कहाँ थी? विदेश की। आई बात समझ में? हमारे बिजनेस करने के लिए आई, पैसा कहाँ ले जाएगी? अमेरिका। तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा, पर घरेलू आय में शामिल होगा। बात समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन, अमेरिका की एम्बेसी, अमेरिका की एम्बेसी समझते हैं? क्लियर? अमेरिका की एम्बेसी, एम्बेसी समझते हैं ना? क्या बोलते हैं उसको? एम्बेसी को हिंदी में राजदूत। अमेरिका के एम्बेसी हमारे इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया में रहते हैं। क्या आप उसको डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड करोगे, नेशनल इनकम इंक्लूड करोगे? इसको समझ डोमेस्टिक इनकम नेशनल किससे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बातों गौर सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बताया था जब बना डोमेस्टिक टेरिटरी कौन सा बताया था? घरेलू आय का बताया था कौन सा? तो मैंने बताया था जिस क्षेत्र में वो लोग निवास करते हैं वो क्षेत्र इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाता। जो इंडियन टेरिटरी का पार्ट वो है ही नहीं, तो जो इनकम वो जनरेट कर रहे हैं तो क्या इसमें आएगा? डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा। अब क्या ये हमारे यहाँ का निवासी है? नहीं। ये हमारे यहाँ का निवासी नहीं, तो क्या राष्ट्रीय में शामिल हो? नहीं, राष्ट्रीय में शामिल नहीं होगा। ये अमेरिका की राष्ट्रीय में शामिल हो, पर हमारे देश की राष्ट्रीय में शामिल नहीं होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। क्लियर होगी बात? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिए। रिलायंस कंपनी ने अमेरिका में बिजनेस किया और पैसा कमाया। किस में सम्मिलित करेंगे? डोमेस्टिक इनकम में अपने देश की राष्ट्रीय आय? राष्ट्रीय आय। डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं होगा। डोमेस्टिक इनकम में क्यों नहीं शामिल होगा? क्योंकि उत्पादन कहाँ हुआ? अमेरिका में। अमेरिका। उत्पादन यदि हमारे देश के अंदर ही होता तो पर किस में शामिल करते? डोमेस्टिक में शामिल करते, पर इसको पर डोमेस्टिक इनकम में शामिल नहीं करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? अब ध्यान दीजिए अगली बात। अमेरिका का एक व्यक्ति यहां घूमने आया इंडिया में। अमेरिका का एक पर्सन अमेरिका इंडिया में घूमने आया, 8-10 दिन रुका, घूम फिर के चला गया। उससे जो पैसा इंडिया को रिसीव हुआ वो डोमेस्टिक इनकम में शामिल करेंगे, नेशनल इनकम में शामिल करेंगे? किसी में नहीं। इंडिया के अंदर आया वो खर्च तो किया होगा ना, पैसा जनरेट हुआ होगा, कमाया तो नहीं ना? आया तो इंडिया में, पर कमाया तो आया तो प्रोडक्शन, अब आया तो मतलब कुछ खर्च किया होगा। किसी में डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। डोमेस्टिक इनकम में शामिल हो जाएगा। क्यों डोमेस्टिक इनकम में शामिल होगा? क्योंकि हमारे देश के अंदर क्या होगा? आया। और जो सैनिक हो वो व्यक्ति आते घूमने फिरने, उनके लिए यहाँ सेंटर नहीं बना हुआ है रुकने के लिए, और उनका क्षेत्र भी नहीं होता। जो वो होते हैं एम्बेसी, उनका एक अलग से एरिया होता है। उस एरिया का क्षेत्र इंडिया का नहीं माना जाता। मैंने बताया था कहाँ का माना जाता है? दूसरी कंट्री का माना जाता है। तो यहाँ यदि आएंगे तो इनकम तो जनरेट करेंगे ना भाई, घरेलू इनकम बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी?
आई बात समझ में? डोमेस्टिक इनकम में इसको शामिल किया जाएगा, बट नेशनल इनकम में यदि कोई बिजनेस करके आता है, बिजनेस करता है, चला जाता है, बिजनेस किया, पैसा कहाँ ले गया? अमेरिका। हमारे इंडिया कोई व्यक्ति है, यहीं कमाया, यहीं ले आया, बहुत अच्छी बात, विदेश से कमा के लाया, वो भी है। एक बात दिमाग में रखनी है, घरेलू आय का मतलब यहाँ पास है हमारी इकोनॉमी के अंदर यदि पैसा जनरेट हो रहा तो घरेलू आय में शामिल होगा, यदि नहीं हो रहा तो शामिल नहीं होगा। वो चाहे कोई भी कंपनी उत्पादन करे, हमारे देश की कंपनी उत्पादन करे, चाहे वो बाहर करे। लेकिन राष्ट्रीय आय कैसा कॉन्सेप्ट है? रेसिडेंस कॉन्सेप्ट, निवासी कहाँ के हैं आप? आई बात समझ में? यदि आप इंडियन के निवासी हैं तो इंडिया चाहे आप उत्पादन जहां भी करें, अमेरिका में करें, चाहे बाहर अमेरिका करें, इंडिया में करें, तो आपको क्या किया जाए? उसमें शामिल किया जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई समस्या? डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है? अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूँ, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद में क्या आएगा? हमारे देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, चाहे हमारे देश के निवासियों के द्वारा, चाहे गैर निवासियों के द्वारा जितना भी उत्पादन एक वर्ष की अवधि के अंदर किया जाएगा उसमें सम्मिलित किया जाएगा, जीडीपी एमपी में सम्मिलित किया जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपके सामने प्रश्न बताता हूँ, एनएनपीएमपी, चलिए बताइए एनएनपीएमपी क्या होता है? नेशनल इनकम, राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपीएफसी बोलते हैं नेशनल इनकम, पर एनएनपी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब क्या है? सकल राष्ट्रीय। यदि आप इसको डिफिनीशन करना चाहें, डिफाइन कैसे करेंगे? विदेशी से प्राप्त सारा। अब ध्यान सुनिएगा, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? हमारे देश के निवासियों के द्वारा, हमारे देश के निवासियों के द्वारा, निवासी क्यों लिया गया? क्योंकि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट किससे रिलेट करता है? निवासियों। हमारे देश के निवासियों के द्वारा जो भी आय अर्जित की जाती है, चाहे इंडिया में चाहे विदेश में, उसको किसमें शामिल किया जाएगा? एनएनपीएमपी में शामिल, एक वर्ष की अवधि के अंदर। आई बात समझ में? एक वर्ष की अवधि के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, आई बात समझ में? यदि हमारे देश के निवासियों के द्वारा किया गया, चाहे यहाँ किया गया चाहे बाहर किया गया, उसको किसमें शामिल किया जाएगा? एनएनपीएमपी में सम्मिलित किया जाए। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए, अब मैं दो चीजों में आप लोगों को महारत हासिल कराना चाहता हूँ, एक होता है मार्केट प्राइस और एक होता है फैक्टर कॉस्ट। इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या होती है मार्केट प्राइस और क्या होती है फैक्टर कॉस्ट? फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है उत्पादन साधन की लागत। क्या बोला मैंने? उत्पादन साधन की लागत। उत्पादन के कितने साधन होते हैं भैया? 4। कितने होते हैं? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। भूमि, मजदूर, पूंजी और शासन। लैंड के बदले क्या देते हैं बेटा? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेज। कैपिटल के बदले क्या देते हैं? इंटरेस्ट। इंटरप्राइज को क्या चाहिए? प्रॉफिट। अब देखिए, तो साधन लागत में इन्हीं 4 चीजों को सम्मिलित किया जाता है। जब भी किसी भी वस्तु का निर्माण होगा तो ये चारों चीजें उसमें सम्मिलित होंगी। यदि पंखा बनाया किसी कंपनी ने तो चारों चीजों की लागत उसमें सम्मिलित की जाएगी। किराया भी सम्मिलित किया जाएगा, मजदूरी भी सम्मिलित की जाएगी, पूंजी का ब्याज भी और प्रॉफिट भी सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये पंखा बन के तैयार होगा और बाजार में आप प्रस्तुत करेंगे, बाजार में आप प्रस्तुत करेंगे तो आपको टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा। तो टैक्स किसका भाग होता है? मार्केट प्राइस का। यदि किसी गुड्स को आप मार्केट तक ले जाना नहीं चाहते तो आप टैक्स जोड़ नहीं कर सकता। नहीं, बात समझ पा रहे? तो टैक्स क्यों जुड़ता है मार्केट प्राइस में? क्योंकि मार्केट में यदि कोई गुड्स जाएगा तभी तो टैक्स जुड़ेगा। यदि मार्केट में आप बेचना ही नहीं चाह रहे तो टैक्स जोड़ने कोई सवाल नहीं होता। तो यदि आपने एफसी में क्या प्लस कर दिया? टैक्स। क्या प्लस कर दिया? टैक्स। टैक्स को भी कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्स।
किसी भी गुड्स और सर्विसेज पर कौन सा टैक्स लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, यदि आपने किसमें जोड़ दिया? फैक्टर कॉस्ट, तो कौन सी बन जाएगी वैल्यू आपकी? मार्केट प्राइस। क्या बन जाएगी? मार्केट प्राइस। बनेगी नहीं बनेगी? मार्केट प्राइस क्या होती है? तो मार्केट प्राइस का मैंने फार्मूला जब लिखवाया तो क्या लिखवाया था? मार्केट प्राइस बराबर होता है एफसी प्लस एनआईटी। एनआईटी लिखवाया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट क्यों लिखवाया था? इसमें एक चीज मैंने और शामिल की थी, सब्सिडी। सब्सिडी माइनस कर देते। इसमें सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी आपको जानती थी क्या होती है? सब्सिडी सरकार के द्वारा जो छूट दी जाती है, आई बात समझ में? सहायता बोलते हैं इसको, सरकार के द्वारा जो छूट दी जाती है। बात समझ में आई? अब देखिए क्या छूट दी जाती है। जैसे आप मान लीजिए 100 यूनिट के अंदर बिजली यूज करते हैं, 150, तो आपका बिल कितना आएगा? 100 रुपए आएगा। सब्सिडी मिलती, छूटे ना बोलते उसको सब्सिडी। सब्सिडी रहती नहीं रहती, ये बोल रहा हूँ सब्सिडी का मतलब। आप जैसे गैस सिलेंडर है, सरकार उसमें सब्सिडी देती है, देती कि नहीं देती? आपने और बढ़िया एग्जांपल देता हूं सब्सिडी का। आपने कभी राशन की दुकान में 1 रुपए में गेहूं मिलता है, सरकार क्या दे रही है आपको? सब्सिडी। छूट दे रही कि नहीं दे रही? कि टैक्स लगा रही? छूट ना दे रही। 1 रुपए में गेहूं दे रही, 20-25 में खरीद रही है, क्या दे रही है आपको? छूट दे रही। बात समझ में आई? तो सब्सिडी घटा देते। सब्सिडी क्या कर देते हैं? घटा देते। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या घटाया भैया हमने? सब्सिडी। तो क्या निकल गया? नेट इनडायरेक्ट। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। समझ में आई बात कि नहीं? तो जब भी कोई गुड्स मार्केट में जाएगा तो उसमें क्या जोड़ दिया जाएगा? टैक्स। क्या जोड़ दिया जाएगा? टैक्स। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। अब हटा क्या दिया जाएगा? सब्सिडी। यदि आपने सब्सिडी ली होगी, सब्सिडी नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर होगी बात? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब समझते हैं NFIA क्या होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है NFIA का? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फार्मूला मैंने बताया था, फीफा माइनस फीटा। फीफा माइनस, क्या होता है फीफा और क्या होता है फीटा, इसको समझिए। आई बात समझ? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आई बात समझ में? विदेशी के द्वारा अर्जित शुद्ध साधन आय, हमारे देश के निवासियों के द्वारा अर्जित साधन आय को सम्मिलित किया है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब समझते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब होता है भैया हमारे देश के निवासियों के द्वारा, वर्षों की बात है, हमारे देश के निवासियों के द्वारा विदेशों में अर्जित की गई शुद्ध साधन आय। तो मैंने क्या बोला? ध्यान सुनिए। हमारे देश के निवासियों के द्वारा विदेश में अर्जित की गई शुद्ध साधन आय क्या होता है समझाते एग्जांपल। रिलायंस कहाँ की कंपनी भैया? इंडिया की। काम कहाँ कर रही है? अमेरिका में। अमेरिका में इसने काम किया, पैसा लेकर कहाँ आएगी? इंडिया। मान लीजिए अमेरिका में इसने इनकम जनरेट किया 1000 रुपए। कितना इनकम जनरेट किया? 1000 रुपए। जो 1000 रुपए अमेरिका से इंडिया में आए उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ में आई? क्या मैंने बोला? ध्यान सुनिए बात को। मैंने बोला हमारे देश के निवासियों के द्वारा विदेशों में अर्जित की गई शुद्ध साधन। शुद्ध साधन समझ में आई? साधन आय कितनी? 4 ही होती। तो 4 तरीके से उसने पैसा कमाया। कहां से? अमेरिका से हमारे देश में जो पैसा आया विदेशों से, उसी का बोलेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम। क्लियर होगी बात? दूसरी चीज, अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमारे देश में काम करती कि नहीं करती? इनकम यहां जनरेट करके ले कहां जाएगी? यूएस ले जाएगी। मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने यहां से पैसा कमाया और यहां से 800 रुपए कहां ले गई? विदेशी व्यक्तियों के द्वारा हमारे देश में जो शुद्ध साधना अर्जित की तो कहां ले जाएंगे? अपने देश।
विदेशों के द्वारा अर्जित की गई शुद्ध साधन आय। इसका मतलब क्या होता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। टू मतलब हमारे देश से बाहर जाए। आई बात समझ में? तो ये कितना है बेटा हमारे देश की? 1000। अंबानी साहब कितना कमा के लाए? 1000। 800। और वो बिल गेट्स कितना खरीद ले गए भैया? 800। तो शुद्ध कितना हो गया? 200। इसको सम्मिलित किया जाता है, बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। समझ में आई बात की नहीं है? तो जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ना, एनएनपी निकालते हैं, तो इसको प्लस करते हैं ना, एनएफआई प्लस कर दो। प्लस क्यों कर दो? कि भैया विदेशों ने जितना हमारे से पैसा ले उसको घटा दो, अब विदेश हम लोग जितना विदेश से कमाते हैं उसको जोड़। आई बात समझ में? उसके बीच का जो अंतर है उसको ले लो। क्लियर हो गई बात की नहीं? क्या होता है नेट फैक्टर इनकम? शुद्ध साधन आय क्या होती है? आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात है? कोई समस्या? फिर ध्यान समझो कि भैया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। इसका फार्मूला क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इसका मतलब हुआ हमारे देश के निवासियों के द्वारा विदेशों में अर्जित शुद्ध साधन। आई बात समझ में? गैर निवासियों के द्वारा हमारे देश में अर्जित शुद्ध साधन क्या होता है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। समझ में आई बात की नहीं है? कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर समझ में आ गया क्या होता है, किससे क्या माइनस करते हैं? अब प्रत्यक्ष कर से सब्सिडी, छूट माइनस कर दो। सब्सिडी समझ में आई क्या होती है, छूट क्या होती है? सरकार के द्वारा हमको दी जाती अनुदान के रूप में, उसे बोलते अनुदान भी बोला जाता। सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं है? तो आज अपन ने भी क्या पढ़ा, मैं आपको पुनः रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ। आज अपन ने पहले पढ़ा फैक्टर इनकम क्या होती है और ट्रांसफर इनकम क्या होती है। क्या होती है फैक्टर इनकम? साधन आय क्या होती है? हस्तांतरण आय। कितने साल हो गए कॉलेज में? हाँ, दुनिया हंसती है, बताओ। उसके लिए नजरें चाहिए। लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। लैंड मतलब लेबर मतलब मजदूर। कैपिटल लगता है कैपिटल कॉस्ट लिखिए, कैपिटल कॉस्ट उसको ना क्या होती है? अंतर दोनों डिफरेंस बताओ। फैक्टर इनकम ट्रांसफर, साधन आय और हस्तांतरण। साधन आय के 4 साधन होते हैं और हस्तांतरण आय के साधन आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय में शामिल नहीं करते हैं। साधन आय होती है जो वस्तुओं और सेवाओं के बदले प्राप्त होती है, और हस्तांतरण आय वो है जो वस्तुओं और सेवाओं के बदले प्राप्त नहीं होती है, बल्कि जैसे साधन आय के उदाहरण है जैसे कि लैंड के बदले रेंट मिलता है, और कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर में प्रॉफिट मिलता है, और इसके एग्जाम्पल है डोनेशन। घरेलू आय क्या होती है? डोमेस्टिक इनकम। घरेलू आय क्या होती है? एक देश में घरेलू सीमा के जिसका उत्पादन किया जाता है, हमारे देश के निवासियों के द्वारा किया जाएगा, गैर निवासियों के द्वारा किसमें सम्मिलित किया जाएगा? किसमें सम्मिलित किया जाएगा? घरेलू आय। राष्ट्रीय क्या होती है राष्ट्रीय भाषा? चलिए समझ में आ गया लोगों को? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? अब देखिए कुछ कन्वर्जन तो आप लोगों को पता। अब इस कभी ये पूछ लिया जाता है, भैया बताइए जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, या बाजार मूल्य। तो सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही, तो घरेलू उत्पाद मतलब क्या हुआ, हमारे देश के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ, चाहे वो निवासियों के द्वारा किया गया हो, चाहे वो गैर वो क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। ग्रॉस मतलब सकल, इसमें से भी मूल्यह्रास माइनस नहीं किया गया है। तो एक वर्ष के अंदर हमारे देश के निवासियों के द्वारा जितना भी आय अर्जित किया जाता है, शुद्ध साधन आय अर्जित की जाती है, उसको किसमें सम्मिलित किया जाता है, आई बात समझ में, सकल घरेलू उत्पाद में सम्मिलित किया जाता है बाजार मूल्य पर। और यदि मान लीजिए आप बाजार मूल्य से क्या घटा दें, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, तो क्या निकल आएगा, NDPFC, क्या निकल आएगा, GDPFC निकल आएगा। तो GDPFC की परिभाषा क्या बन जाएगी, GDPFC का मतलब क्या हो जाएगा, एक देश की सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन किया गया, किसके द्वारा, निवासियों के द्वारा चाहे गैर निवासियों के द्वारा, आई बात समझ में, उसको शामिल किया जाएगा, इसमें से क्या घटा देंगे, मूल्यह्रास, तो क्या निकल आएगा आपका GDPFC। अब आपको यदि निकालना भैया NNPMP, इसका मतलब क्या, NP का मतलब क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, हमारे देश के निवासियों के द्वारा, चाहे हमारे देश में अर्जित की गई हुआ, चाहे विदेशों में, आई बात समझ, उस आय का बोलते हैं अपन एक वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष, तो क्या बोलेंगे अपन, शुद्ध राष्ट्रीय। आई बात समझ, शुद्ध राष्ट्रीय आय मतलब उसमें से मूल्यह्रास घटा दिया गया। आई बात समझ में कि नहीं, इस तरीके से परिभाषा करके पूछ ली जाती है। तो यदि आपके दिमाग में घरेलू आय और राष्ट्रीय आय क्लियर है, तो आप लिख सकते हैं परिभाषा। आई बात समझ में, घरेलू आय क्या होती है और राष्ट्रीय आय क्या होती है। घरेलू आय का मतलब क्या हुआ, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन सा होता है, तो घरेलू आय में सम्मिलित किया जाएगा, और हमारे देश के बाहर होता है, हमारे देश के लोगों के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाएगा। यही बात समझ में, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कितनी बातें आप समझ, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को। आज इतना ही, मैं आपको कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा, तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कल वाली क्लास में अपन समझेंगे कि भैया राष्ट्रीय आय की कितने मेथड होती है सॉल्व करने, 3 मेथड